हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम केवाईसी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो आईआईबीएफ का एएमएल केवाईसी सर्टिफिकेट है उसके लिए यूज़फुल है, साथ में जेआईआईबी के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये यूज़फुल है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। और आज आप इस वीडियो में जो भी पढ़ेंगे आप उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके 100% उसमें मार्क्स आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। उसके साथ मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे वाले जो भी वीडियोस आएंगे आपको उनका नोटिफिकेशन रिसीव हो सके और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो केवाईसी पॉलिसी हम पढ़ने वाले हैं उसकी बैंक को ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो मैं आपको ब्रीफली ये समझा देती हूँ कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है केवाईसी पॉलिसी की। तो केवाईसी पॉलिसी के आने के पहले भी बैंक का क्या होता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रहता है ना, बैंक और कस्टमर के बीच में हमेशा पहले से ही रिलेशनशिप रहा है। जो भी बैंक कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो डिपॉजिट वाला हो या लेंडिंग वाला हो, तो कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशनशिप बनता है ना। जैसे कि सपोज़ कस्टमर ने बैंक के पास डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट किया है, तो इस केस में बैंक क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा आपका डेप्टर और कस्टमर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप बना। सिमिलरली जब कस्टमर बैंक से लोन लेता है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो कस्टमर होगा वो क्या कहलाएगा, सॉरी पहले हमने किसका लिखा है, बैंक का लिखा है, तो बैंक के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जो पहले अगर कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया, तो बैंक इस केस में क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, और कस्टमर क्या हो जाएगा, इस केस में डेप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप बना है बैंक और कस्टमर के बीच में, ठीक। तो अब ऐसे ही आप जब पैसे से जब भी कोई लेन देन करता है तो कोई भी व्यक्ति किसी को ना ही ऐसे ही पैसे डिपॉजिट कर सकता है, ना ही कोई किसी को ऐसे ही लोन दे सकता है। इसके लिए आप उस व्यक्ति को जानते हो, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले भी जब कस्टमर्स को लोन दिया जाता था तो बैंक जो है ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करते थे। ठीक, तो वो जो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज थी वो जनरली जो फॉलो की जाती थी वो लोन देने के लिए फॉलो की जाती थी, लेकिन डिपॉजिट के केस में वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर इतनी फॉलो नहीं की जाती थी। तो फिर आगे चल के जब बैंकिंग मॉडिफिकेशंस हुए, बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, तो इस चीज़ में भी जोर दिया गया कि कस्टमर जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, सही होना चाहिए। वहाँ पर भी आपका जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर है उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो सेफ़ हो सके, बैंकिंग क्लाइंट्स को भी उसमें हेल्प मिल सके, साथ में जो बैंकिंग स्टाफ है वो भी अपना जो जॉब है वो भी बहुत कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ कर सके और उनको भी जॉब सिक्योरिटी रहे। इस तरह के किसी भी इलीगल प्रोसीजर के थ्रू अगर बैंक में कोई डिपॉजिट होता है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका जो ड्यू डिलिजेंस होता था वो सिर्फ लोन के लिए होता था, लेकिन बाद में इसको बैंकिंग रिफॉर्म्स होने के कारण जब इसको जो है डिपॉजिट के लिए भी इम्पोर्टेंट कर दिया गया, और उस प्रोसीजर को किस चीज़ के मद्देनज़र किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के मद्देनज़र किया गया। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट के चलते आपका जो कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर है उसको इम्पोर्टेंट कर दिया गया और उसको जो नाम दिया गया वो दिया गया केवाईसी। ठीक है, नो योर कस्टमर। इसमें जो है हम आगे चल के अब पढ़ते हैं क्या है। तो नो योर कस्टमर केवाईसी जो पॉलिसी होती है उसमें 4 की एलिमेंट होते हैं बेसिकली, जो कि आरबीआई द्वारा एडवाइस किए गए हैं। 4 की एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, थर्ड है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ है आपका रिस्क मैनेजमेंट।
ओके तो ये जो है 4 इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट होते हैं जब भी कोई भी बैंक अपनी केवाईसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, तो इन चारों पॉइंट्स को जो है उसमें कंसीडर किया जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को एज इट इज़ याद रख लें। फर्स्ट आपका पॉइंट होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, थर्ड है आपका मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये आपसे एज इट इज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चारों ऑप्शन दिए होंगे तो इनमें से या कोई एक ऑप्शन आपका गलत करके दिया जा सकता है, या ऊपर 4 अलग अलग ऑप्शंस में इनके नाम होंगे, इनमें से कौन सा सही है नहीं है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो आप इसको एज इट इज़ जो है याद कर सकते हैं कि जो केवाईसी पॉलिसी होती है उसमें 4 की एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और फ्रेंड क्वेश्चन है कि जो भी पैसे तो बेसिकली कोई भी पॉलिसी होती है बैंक की, उसको जो है कौन अप्रूव करता है? बैंक का बोर्ड अप्रूव करता है। ठीक है, तो केवाईसी पॉलिसी भी कौन अप्रूव करेगा? बैंक का बोर्ड मेंबर से उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये चारों जो की पॉलिसीज़ हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो और साथ में आपका जो भी कोई भी बैंक अपनी केवाईसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है तो उसके साथ ही ये भी रहता है कि वो जिस भी बैंक जो भी बैंक है वो जिन जिन भी फील्ड में ऑपरेशन कर रहा होता है उससे रिलेटेड उसको अपनी बैंकिंग केवाईसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना होता है। जैसे कि जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक है वो क्या होते हैं? मल्टी नेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, तो उनकी केवाईसी पॉलिसी उस हिसाब से होगी। फॉरेन एक्सचेंज में वो डील करते हैं, एलसी में वो डील करते हैं, तो इनकी जो केवाईसी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे आरआरबी हुए, आरआरबी का जो रीजनल मतलब आरआरबी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है वो लिमिटेड टू वन स्टेट रहता है, तो इनका जो इनके केस में इनको ये फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग अलाउड नहीं रहती है। तो ये इनकी जो ऑपरेशन केवाईसी पॉलिसी है वो उस के हिसाब से बनाएंगे। तो ये जिस भी बैंक जो भी बैंक है वो जिन भी फील्ड में ऑपरेशन कर रहा है, जिन भी फील्ड में उसकी बैंकिंग है, तो वो इसलिए अब उसकी जो केवाईसी पॉलिसी है उसमें उस तरह के कस्टमर्स रहेंगे और उस तरह की ही उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। ओके, तो अगर जैसे आरआरबी हैं तो उनको फॉरेन एक्सचेंज या इंटरनेशनल लेवल की के लिए केवाईसी पॉलिसी मतलब उस लेवल के कस्टमर्स के लिए केवाईसी पॉलिसी गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके केस में नेशनलाइज्ड बैंक के केस में है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई भी बैंक अपनी केवाईसी पॉलिसी बनाएगा तो इन सभी चीज़ों को उसमें ध्यान से इंक्लूड किया जाना चाहिए, उसके कंटेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो की एलिमेंट है वो है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ओके, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होता है? तो फ्रेंड्स पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए मैंने वो पहले वीडियो में उन चैप्टर्स को कवर किया ताकि आपको ये दोनों जो टर्म है ML मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, TF मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये क्लियर हो सके कि क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक, तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होता है कि जो कोई भी बैंक जब भी कस्टमर से डील करता है तो उनका ये वो होना चाहिए कि वो हमेशा जेन्युइन कस्टमर से डील करें। ठीक है, ऐसे कस्टमर से डील नहीं करें जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, टेररिज्म फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो, फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हो। तो बैंक को जो है अपने कस्टमर्स को उसी अकॉर्डिंग जो है चूज़ करना चाहिए कि जो वो जिन भी कस्टमर से डील करे वो कैसे हो, जेन्युइन कस्टमर हो। और इन ऐसे जो कस्टमर रहते हैं जिनके की क्रीडेंशियल कैसी रही हो, मतलब जिनका पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा हो, सस्पिशियस रहा हो या कोई भी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, तो ऐसे कस्टमर्स को बैंक को अवॉइड करना चाहिए। तो इसी पर्पज़ से जो है बैंक को ऐसे अपने पैरामीटर्स बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि कस्टमर के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस दी गई हों, है ना। तो किस कस्टमर्स को हम एक्सेप्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे,
तो ये चीज़ें जो हैं उस केवाईसी पॉलिसी में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी मतलब कि आपको किन कस्टमर्स को एक्सेप्ट करना है, किन कस्टमर्स के साथ बैंकिंग रिलेशनशिप बनाना है और किन कस्टमर्स के साथ नहीं बनाना है, या किन किन को उनको आपको अपनी बैंकिंग सेवाएं नहीं देनी है। ठीक है, तो ये आपकी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये भी जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी रहती है केवाईसी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म है वो वही है कि आपको उस कस्टमर्स को पहचानना है, उसके से रिलेशनशिप को क्रिएट करने के पहले। ओके, तो इसमें आप कैसे वो करेंगे कि आपको किस कस्टमर को पहचानना है, किसको नहीं पहचानना है। तो जो पीएमएल रूल होता है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसके रूल्स में ये चीज़ें दी गई हैं कि बैंक को किन के साथ बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। ठीक है, मतलब किस कस्टमर को अपने बैंकिंग से नहीं जोड़ना है। तो पहला कौन सा होना चाहिए कि ऐसे कस्टमर जो कि एनोनिमस हो, मतलब इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं हो, उनको आपको नहीं वो करना है किस। ठीक है, सस्पिशियस नाम से कोई अकाउंट है उसको आपको नहीं ओपन करना है, ना रखना है। ऐसा अकाउंट भी नहीं आपको बनाना है जो इसमें कि जो पर्सन है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, ना ही आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा भी आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है। या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे अकाउंट्स भी नहीं खोलना जो कि बेनामी नाम से हो, मतलब बेनाम जिनके कोई नाम नहीं है ना, या जो परमिटेड नहीं है उनके आपको अकाउंट्स नहीं खोलने हैं। उन व्यक्तियों को भी आपको अपना कस्टमर्स नहीं बनाना है जो कि आरबीआई के द्वारा ऐसी लिस्ट जारी की जाती जिसमें उनके नाम आ रहे हों। ठीक है, उनको आपको कस्टमर्स नहीं बनाना। साथ ही उनका भी आपको अकाउंट नहीं खोलना है जिनका कि जो नाम है या जो एंटिटीज़ हैं या कोई भी एंटिटीज़ जिनके कि नाम जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके भी आपको जो है अकाउंट ओपन नहीं करना है और उनको अपना कस्टमर नहीं बनाना है। तो ये जो है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के लिए आपका कुछ प्रोहिबिशन है जिनको कि आपको फॉलो करना है, और उनको आपको अपना कस्टमर कंसीडर नहीं करना है, ना ही उनके अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। इसके अलावा बैंक को किसी भी ऐसे व्यक्ति का भी अकाउंट नहीं खोलना है, ना उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसका कि नाम जो है नेगेटिव लिस्ट में हो, है ना। तो कई कंपनियां, कई एंटिटीज़ जो हैं, कई कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जो कि नेगेटिव लिस्ट निकालते हैं या क्या बोलते हैं फ्रॉड लोगों की लिस्ट जारी करते हैं। जैसे FIU होता है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो रहता है, उसकी भी एक लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। कॉशंस एडवाइसेस इशू की जाती गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिमिनल लिस्ट निकाली जाती है लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे CBI हुआ, आपका ED हुआ, DRI हुआ, इनके द्वारा अगर क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी की गई है तो उस लिस्ट में अगर उस कस्टमर का नाम है तो आपको उसको नहीं ऑपरेट करना है। ECGC की कॉशन लिस्ट जारी की जाती है। बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे USA, UK, EU हुआ, इनके द्वारा भी कुछ सैंक्शंस लिस्ट जारी की जाती हैं जो कि जनरली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, तो उनकी भी सैंक्शंस लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको उन लोगों के भी अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, ना ही कंसीडर करना चाहिए जहाँ पर कि जो बैंक जो है उसकी आइडेंटिटी को ना तो आइडेंटिफाई कर सकता है, ना ही उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक्वायर कर सकता है। ठीक, तो आपको ऐसे केसेस में जहाँ पर कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उन केसेस में उन लोगों को के साथ अपनी बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश करना है, ना ही उनको आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ना ही उनको आपको कंसीडर करना है किसी भी तरह का अकाउंट ऑब्टेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, या कोई भी कस्टमर जो है वो आपसे नॉन कोऑपरेशन कर रहा है उसका, इसी वजह से भी आपको उसका अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। साथ में कस्टमर रिलायबल नहीं है तो उस केस में भी आप उसको अवॉइड करना चाहिए और आप उसके साथ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो जब भी बैंक कस्टमर से डील करता है तो उसके लिए हमको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है और उन इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर की जाती थी पहले बैंक के द्वारा, तो वो कस्टमर्स के घर जाके उनसे बात करते थे या उनके एड्रेस के बारे में लोगों को पता होता था, और सारे जो भी बैंक के कर्मचारी होते थे वो कस्टमर्स को वेल जानते थे। ठीक,
लेकिन अभी क्या होता है कि एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण और लोग अब बैंकिंग सेवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो हर एक कस्टमर्स के हम फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके एड्रेस के लिए, या ना ही इतना किसी से कांटेक्ट होता है। तो इस केस में जो है बैंक को हम बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, लीगल इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है जिसमें कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक। तो ये जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो बहुत ज़रूरी रहते हैं ताकि आप उस कस्टमर की जेन्युइननेस को समझ पाएँ और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो, आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकें, जिससे कि बैंक को किसी भी तरह का रिस्क ना फेस करना पड़े, ठीक। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि कस्टमर जो है वो किसी और के बिहाफ में एक काम करता है, ठीक है, जैसे किसी वर्सन के बिहाफ में वो काम कर रहा है या एक्ट कर रहा है या किसी एंटिटी के बिहाफ में कर रहा है, तो इसकी भी हमको उससे कंफर्मिटी लेनी रहती है, ठीक है, जिससे कि हम उसके साथ जो है बैंकिंग लॉ के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। ऐसा जनरली किसके केस में होता है, जैसे कि एजेंसी के केस में होता है कि लोग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, या आपका पावर ऑफ अटॉर्नी के केस में होता है, प्रोप्राइटरी फर्म्स के केस में होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति जो है दूसरे के बिहाफ में या दूसरी एंटिटी के बिहाफ में वर्क करता है, तो उसकी भी आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए भी आपको उससे डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है, ओके। तो उसके बाद आपका उसमें कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन रहेगा कि आप किस तरह से आप समझेंगे कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए कितना रिस्की है, ओके। तो ये जो कैटेगराइजेशन रहता है ये इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए जो रिस्क कैटेगराइजेशन बनाया गया उसमें आप उनको रिपोर्ट कर सकें, ठीक है। साथ में अगर जो पैरामीटर्स जो भी बनाए गए हैं उसमें आप उनको करेक्टली डिटरमाइन कर सकें उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा कस्टमर आपके लिए कितना रिस्की है, ठीक। अगर कभी जो कस्टमर रहता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए आप जब भी अकाउंट खोलते हैं या उससे कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, अलाउ करते हैं उसको, तो ऐसे केस में आपको जो है उसके के लिए जो अप्रूवल है वो अपने हायर लेवल अथॉरिटी से उसके लिए अप्रूवल लेना रहता है, क्योंकि ऐसे केस में जो रिस्क रहता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो कैटेगरी रहती है कस्टमर्स की हाई रिस्क होने के कारण आपको इसका अप्रूवल अपनी हायर अथॉरिटी से लेना होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी KYC पॉलिसी के ही पार्ट हैं फ्रेंड्स, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है। साथ में आपकी जो KYC पॉलिसी है वो भी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी KYC पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए कि आप जनरल पब्लिक को भी जो है अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से डिनाई कर सकें, ठीक है। जिनको कि एक्चुअल में एडवांटेज मिलना चाहिए था आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ का, वो जेन्युइन कस्टमर्स हो सकते हैं जनरल पब्लिक के, लेकिन आप हर चीज़ में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होने के कारण आप जो अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऐसे केस में जो क्या होगा, ये जो आपकी पॉलिसी है वो सोशली कैसी हो जाएगी, डिसएडवांटेज्ड हो जाएगी, क्योंकि लोगों को उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। आप इतना ज़्यादा उनकी एप्लीकेशंस को डिनाई कर रहे हैं, उनके एक्सेप्टेंस को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है, ओके। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था आपकी KYC पॉलिसी का वो क्या है, आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ओके। ये सेकंड आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ठीक। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले कस्टमर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो था वो पहले ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर किया जाता था, लेकिन बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज़ हैं या क्या बोलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसके लिए और गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि FATF ने रिकमेंडेशन दिए हैं, BCBS ने गाइडलाइंस दी हैं, आपका PML एक्ट है और भी उसके रूल्स हैं, या IBA की गाइडलाइंस हैं। उन्होंने इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया और कस्टमर्स की जो को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ फंडामेंटल्स जारी किए गए हैं या प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको ये समझना है कि आप जिस
उसको अपना वो बना रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको अपना कस्टमर मानने के लिए कुछ अपने KYC रूल्स को फॉलो करना है ना। तो कौन आपके उस कस्टमर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे या उनके लिए क्या डेफिनेशंस होगी, ये आपको जानना ज़रूरी होता है। ओके, तो जो KYC की डेफिनेशंस है उसमें कस्टमर आपका कौन कस्टमर कहलाएगा। तो KYC के पर्पज़ से RBI ने कस्टमर्स की डेफिनेशन कैसे दी गई है कि कोई भी पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी विथ अ रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि आप किस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या उस तरह की किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ। रिपोर्टिंग मतलब बैंक, and includes a person on whose behalf the person who is engaged in the transaction और activity is acting। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है उसमें क्या लिखा, हु एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हुज बिहाफ द पर्सन हु इज़ इंगेज्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक फर्स्ट में तो लिख दिया सेल्फ के बारे में कि कोई पर्सन जो खुद ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी कर रहा है, या कोई पर्सन जो कि किसी और के बिहाफ में उस एक्टिविटी में इंगेज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है कि एक सेल्फ के लिए हो गया और एक पर्सन किसी और के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो केस होता है वो मैंने आपको जैसा पहले बताया, वो जनरली एजेंसी या पावर ऑफ अटॉर्नी या इस तरह की कंपनीज के केस में या एंटिटी के केस में होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसके बिहाफ में वर्क करता है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कस्टमर कहलाएंगे। ठीक है, It will be thus be seen that the purpose of the KYC, the customer is not just the person directly dealing with the bank, है ना। यहाँ पर इसका KYC का मतलब यही नहीं है कस्टमर का कि वो डायरेक्टली आपके बैंक से डील कर रहा हो। इसमें वो भी पर्सन्स इंक्लूड होंगे जो कि क्या बोलते हैं, जो कि इसमें वो भी पर्सन इंक्लूड होंगे जो कि किसी और के ट्रांजैक्शंस के लिए, किसी अदर की कैपेसिटी के लिए भी आपसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन जनरली क्या होते हैं, जैसे कि कोई किसी एंटिटी को ओन करता है, उसका वो मालिक हो सकता है या प्रोप्राइटर हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो जिसके बिहाफ में वो जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है, या कोई भी ऐसा बेनिफिशियरी हो सकता है उस ट्रांजैक्शन का जो कि किसी अकाउंट्स ऑफ इंटरमीडिएट के थ्रू राउटेड हुआ हो। ठीक है, तो इस भी केस में जैसे जो भी इस तरह का ये केस बन रहा है उसमें भी जो भी कस्टमर ट्रांजैक्शन, जो भी व्यक्ति उस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका कस्टमर कहलाएगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन बैंक का कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, कोई जो खुद अपने अकाउंट के लिए ऑपरेट कर रहा हो वो भी कस्टमर कहलाएगा, या किसी और के अकाउंट के बिहाफ में वो या किसी और के बिहाफ में भी काम कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो भी आपका कस्टमर कहलाएगा। ओके, सेकंड डेफिनेशन है पर्सन की। पर्सन क्या होगा, तो पर्सन में क्या क्या इंक्लूड है, ये जो डेफिनेशन है किसके अकॉर्डिंग है, आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू के अकॉर्डिंग दी गई। तो पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, कोई भी इंडिविजुअल, मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप कहलाएगी, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी ऐसा पर्सन, है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो कि इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो वो भी पर्सन कहलाएगी, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि इनमें से चारों में से नहीं आता है ना, इनके अलावा पांचों में से नहीं आता, वो भी क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा, या कोई भी एजेंसी या ऑफिस या ब्रांच जो कि कंट्रोल किए जाती है इनमें से किसी के भी द्वारा, इस तरह के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच ऑन या कंट्रोल की जाती है तो वो भी क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई पर्सन की। उसके पहले आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो कस्टमर की पढ़ी थी। तो कस्टमर क्या हो गया, जो कि बैंक के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है। ठीक है, पर्सन क्या हो गया, ये जो आपने पढ़े। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने बैंक के साथ ट्रांजैक्ट करने की बात नहीं की है। ठीक है, ये सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन है और एक इसके अकॉर्डिंग है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू है। ठीक, और जो कस्टमर रहता है वो किस फॉर्म में हम देखेंगे कि वो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा,
ठीक है। तो एएमएल और सीएफटी मेजर्स के लिए जो है बेनिफिशियल ओनर्स की डेफिनेशन दी गई है कि जब भी कोई भी कस्टमर या इंडिविजुअल बैंक के साथ डील करता है तो आपकी उसको के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें कि जो ट्रांजैक्शन जो है वो नेचुरल पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है। बट जबकि किसके द्वारा किया जाता है? जुडिशियल पर्सन के द्वारा। ठीक है। तो जुडिशियल पर्सन मतलब कोई भी एंटिटी है ना जिसका कि फिजिकल मतलब आप उसको एज अ नेचुरल पर्सन नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो क्या किस तरह से जानी जाती है? एक सेपरेट एंटिटी की तरह। ठीक है। तो ऐसे केस में जो है ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ में होता है? उस पर्सन के, उस एंटिटी के बिहाफ में कोई पर्सन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल पर्सन बोलते हैं, ना कि नेचुरल पर्सन बोलते हैं। ठीक। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस जो इंडिविजुअल इस जो कि बैंकिंग बिजनेस के जिनके साथ आप कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है आपके साथ, उसको आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो कंडीशन या जो टर्म या कॉन्सेप्ट यूज़ की गई है वो है बेनिफिशियल ऑनर, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है दूसरे के बिहाफ में वर्क कर रहा है तो वो अल्टीमेटली उसको उस चीज़ का तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो बेनिफिट किसको मिल रहा है? किसी और को। वो बस उसके लिए एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो बेनिफिशियल ऑनर है उसको भी आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये बेनिफिशियल ऑनर के लिए कुछ कॉन्सेप्ट और क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईजीली। ठीक है। तो नेचुरल पर्सन क्या होता है? एनी बेनिफिशियल ऑनर हैज़ टू बी नेचुरल पर्सन। कोई भी बेनिफिशियल ऑनर नेचुरल पर्सन हो सकता है, या कोई जुडिशियल पर्सन डज नॉट क्वालिफाई टू बी बेनिफिशियल ऑनर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। मतलब कोई खुद का ही अकाउंट या नेचुरल पर्सन जो है वो खुद क्या है? बेनिफिशियल ऑनर हो सकता है। ऐसे में जुडिशियल जो पर्सन है उसको आप बेनिफिशियल ऑनर नहीं मानेंगे। या कोई क्राइटेरिया क्या होगा इसके केस में कि कोई नेचुरल पर्सन है जो कि इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है। वो क्या कहलाएगा? बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। ठीक। जिसकी कि कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ऑनरशिप हो। ठीक। जो कि किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू तक एंजॉय कर रहा हो बेनिफिट को, या उस एंटिटी के ऊपर कंट्रोल कर रहा हो। तो ये जनरली हमेशा आपको इतना ही मान के चलना है कि बेनिफिशियल ऑनर जब भी कंडीशन आएगी वो कब अप्लाई हो रही है? जब भी कोई एंटिटी की बात हो रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही आ गया कि ये कहाँ किस में उसकी ओनरशिप होना चाहिए? उस कंपनी या एंटिटी में। उस किसके बेनिफिट को वो इंजॉय कर रहा होगा? उस कंपनी या एंटिटी के। किसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा? उस कंपनी या एंटिटी के ऊपर। ओके। तो ये कंडीशन किसके लिए हो गई? बेनिफिशियल ओनर के लिए। ठीक है। तो बेनिफिशियल ओनर कब कोई भी व्यक्ति कहलाएगा? जब उसका उस कंपनी में ओनरशिप होगा, या उसका कोई वो कुछ बेनिफिट्स होंगे वो एंजॉय कर रहा होगा, या उसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा। ओके। तो ये हमारी कुछ केवाईसी की डेफिनेशंस थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में कुछ चेन ओनरशिप भी रहती हैं, वो भी आपकी इस मतलब बेनिफिशियल वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो चेन ओनरशिप में क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ी कंपनीज या एंटिटीज़ रहती हैं, है ना, जिसका कि एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर रहता है। पहले टॉप लेवल पर कोई रहेगा, फिर उसके नीचे इस तरह से। तो ऐसे केस में बैंक को जो ये है उनका स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत रहती है, जिससे कि वो इस चीज़ में सेटिस्फाइड हो सके कि एक्चुअल में कौन उस एंटिटी का बेनिफिशियल ओनर होगा। ठीक है। ऐसे केस में जो है बैंक को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कई सीनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं। इस वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है ओनरशिप का, वो चेन ओनरशिप का, वो उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। साथ में क्या होता है, अब एक नेक्स्ट क्या है आपका? सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल्स। कई ऐसी कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म्स या एसोसिएशन होते हैं जिनका कि अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब उनमें उसमें का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा लोग उस लेवल में होते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये हम मान लेते हैं कि कोई भी सीनियर ऑफिशियल जो कि उस पोजीशंस को होल्ड कर रहा होगा, सीनियर लेवल की पोजीशंस को होल्ड करता है, वो क्या होता है? बेनिफिशियल ऑनर होता है उस एंटिटी का। तो ऐसे लोगों के पास जो है उस ट्रांजैक्शंस को करने की पावर भी होती है, तो इनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया कि कौन कौन से जो हैं उस के लिए बेनिफिशियल ऑनर होंगे। ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, और जो भी फ्रेंड्स आपके AML KYC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अभी ये जो आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है उसमें थोड़ा और अभी आप पढ़ना बाकी है, तो ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर का। इसमें हम आगे और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या कस्टमर रिस्क रहते हैं, कैसे आप उनका रिस्क कैटेगराइजेशन करेंगे, वो भी इसी टॉपिक का पार्ट है। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।